उससे आपको व्याख्यान सुनने में दिक्कत होगी। इसलिए अगर अपना साउंड बंद रखेंगे, कहीं की आवाज़ पीछे से आ रही है, तो पुनः मैं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बड़कुर उत्तरकाशी की ओर से और समस्त शिक्षक साथियों का जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही जो हमारे आज मुख्य वक्ता है डॉक्टर उमेश ध्यानी, उनका भी स्वागत करता हूँ। ध्यानी जी हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ हैं और गहन अध्येता हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी जिले में हुई। उसके बाद आपने तकनीकी शिक्षा लेकर कुछ देर तक सहायक अभियंता जल निगम में भी कार्य किया, और उसका बड़ा प्रभाव आपके हिंदी भाषा के ज्ञान में भी है कि आपने भाषा को तकनीक से जोड़ा है। आप उत्तरकाशी ज़िले में राजकीय इंटर कॉलेज में भी कार्यरत रहे हिंदी के प्रवक्ता पद पर, और बहुत सारे हमारे साथी हो सकता है इनको जानते भी हो। आपने डाइट बड़कोट में भी काम किया है प्रवक्ता भाषा के पद पर। आप हिंदी के उद्भट विद्वान हैं। आपने तकनीक और भाषा को जोड़कर एक नया कौशल और कला विकसित किया है। उसको आप विश्लेषणात्मक तरीके से जानने समझने की कोशिश करते हैं, और यही इनकी विशेषता है। आपने भाषा को जिस तरह से देखा है, जिसको आजकल आधुनिक संदर्भ में उत्तर आधुनिकता या पाठ कहते हैं या पुनर्पाठ कहते हैं, जिसमें जो पुरानी चीज़ों की व्याख्या है उसको नए तरीके से नए संदर्भों में की जाती है, उस तरह से जानने समझने की कोशिश की है आपने। आप बहुत सरल, सहज और सजीव व्यक्ति हैं। जब मैं इनसे अनुरोध किया कि आप एक काव्य शिक्षण पर, पद्य शिक्षण पर, कविता के शिक्षण पर एक व्याख्यान दीजिए, तो आप तुरंत तैयार हो गए। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। वर्तमान में आप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जय हरि खाल, लैंसडाउन पौड़ी में कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। आज आप कविता शिक्षण के विभिन्न स्तर और कक्ष में उनका क्रियान्वयन विषय पर व्याख्यान देंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे डॉक्टर ध्यानी जो हमारे मित्र भी हैं से अनुरोध करूँगा कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें, ताकि अधिक से अधिक हमारे शिक्षक साथी लाभान्वित हो सकें। डॉक्टर उमेश ध्यानी। पुनः मैं अनुरोध करूँगा कि अपना वीडियो आप ऑफ रखेंगे तो आपको क्लियर सुनाई पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा डीपी भी बना लीजिएगा बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार रखेंगे तो नेटवर्किंग की दिक्कत आएगी। हाँ, उमेश ध्यानी जी को अनुरोध है कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें और हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर ध्यानी, नमस्ते। हाँ, आ रहे हैं सर, आवाज़ आ रही है। सर म्यूट हैं ध्यानी जी आप, सर म्यूट हैं आप। अब ठीक है? जहाँ अब, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है जी। ठीक, थैंक यू। तो उत्तरकाशी को प्रणाम एक बार फिर से। आदरणीय मिश्रा सर को भी नमस्कार, डाइट के हमारे सभी साथियों को नमस्कार, उत्तरकाशी के सभी अध्यापकों के सामने एक बार फिर से हूँ मैं। तो मैं इसके लिए डाइट प्राचार्य को और डाइट के हमारे साथी, मेरे ही साथी हैं वो सभी, उन सभी का आभार कि मुझे एक बार फिर से उत्तरकाशी के सामने आने का उन्होंने मौका दिया है। 2000 मैं सीधे ही बात पे आ जाता हूँ, है ना, हमारे पास समय कम रहता है अक्सर। फिर एक चीज़ और होती है कि मैं तो जब प्रशिक्षण कक्ष में भी होता हूँ तो मैं ही बोल रहा होता हूँ, और ऑनलाइन ने मुझे और सुविधा दे दी है, आप केवल सुनने वाली स्थिति में रहेंगे। खैर, इसके लिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम एंड्रोगॉजी कर रहे हैं। एक सवाल उठता है अक्सर कि ट्रेनिंग्स में हमें बताया जाता है कि कक्षा कक्ष जो हैं वो लोकतांत्रिक हों, या कक्षा कक्ष में इंटरेक्शन हो, अंतर्क्रिया हो, बातचीत हो, और जब हम अपना सत्र चला रहे होते हैं तो ये वन वे चल रहा होता है। मैं बोल रहा हूँ और आप सबसे उम्मीद की जाती है कि आप सुनते रहें। आपको पहले ही बोल दिया गया है कि अपने माइक बंद कर लें। तो
असल में एक फ़र्क है बेसिक, जिसको मैं शुरुआत में ही बोल देना चाहूँगा, मैं अक्सर बोलता भी हूँ। जो आप कर रहे होते हैं कक्षा कक्ष में, वो पेडागॉजी है, और जब जो मेरे और आपके बीच बात हो रही है, ये एंड्रागॉजी है। यहाँ हम वयस्कों से बात कर रहे हैं, उस विषय के जानकार लोगों से बात कर रहे हैं, और अक्सर जिन विषयों पे मैं बात कर रहा हूँगा उन सब चीज़ के आप स्पेशलिस्ट हैं, आप विशेषज्ञ हैं। तो कुछ एक स्पष्टीकरण हैं जिन्हें मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबके सामने रखना चाहूँगा। सारे के सारे लोग जो डीआरजी से जुड़े होंगे वो भाषाओं के लोग होंगे, वो हिंदी के लोग होंगे, वो अंग्रेजी के लोग होंगे, या वो संस्कृत के लोग होंगे। हमारे एलिमेंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा में, वो तो सब चीज़ के हैं, वो तीनों चीज़ों के हैं, वो सब सारी चीज़ों के विशेषज्ञ, वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले जो भी हम 1-1.25 घंटे बात कर रहे हैं, वो एक तो सबके लिए काम की हो पाए। सबके लिए का मतलब हम प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 के लिए भी कुछ बात कर पाएँ, हम 6 से 8 तक के लिए भी बात कर पाएँ, हम 9वीं 10वीं के लिए थोड़ी सी बात कर पाएँ, और थोड़ी सी अगर हमारे साथी इंटरमीडिएट लेवल के जुड़े हुए हैं तो उनसे भी बात कर पाएँ। साथ में हम तीनों भाषाओं के लिए बात कर पाएँ, यानी ये डीआरजी भाषा होता है, जिला संदर्भ समूह भाषा। तो जिला संदर्भ समूह में भाषाएं सारी जो हमारे राज्य में पढ़ी जा रही हैं वो सब के सब लोग शामिल हैं। तो हम हल्का सा कोशिश ये भी करेंगे, वैसे भी सामान्य तौर पे जो हम बातचीत कर रहे होंगे वो तीनों विषयों के अध्यापकों को काम आएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। इसके अलावा हम आखिरी में जाते जाते जो संस्कृत और अंग्रेजी के हमारे साथी हैं उनके बारे में भी कुछ बातचीत कर पाएंगे। है मुझे जो विषय दिया गया है आदरणीय मिश्रा सर द्वारा, वो है काव्य शिक्षण। अब काव्य शिक्षण की हम बात इस तरह से करना चाह रहे हैं कि एक तो अलग अलग स्तरों पे इसको किस तरह से देखा जाए कक्षा के, और दूसरा हम इसको ऐसे देखना चाह रहे हैं कि आज की स्थिति में हम उन किताबों में जो चयनित रचनाएं हैं, जो चुनी हुई कविताएं हैं, उन कविताओं का किस तरह से अपनी कक्षा के लिए उपयोग कर पाएंगे। तो पहला स्पष्टीकरण तो मेरा ये है कि सारे के सारे लोग जो हमारे समूह में हैं वो भाषा के अच्छे जानकार हैं, ठीक ठाक से जानने वाले लोग हैं, उनको सिखाए जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की हम बात भी करते हैं कि डीआरजी समूह में इसको हम प्रशिक्षण, बाकी को अक्सर प्रशिक्षण बोल देते हैं, हालांकि अब प्रशिक्षण को शिक्षक शिक्षा नाम से ज़्यादा जानते हैं हम, तो बाकी को हम शिक्षक शिक्षा बोलते हैं। लेकिन डीआरजी में हमें उम्मीद करते हैं कि जनपद के अच्छे काम करने वाले उस विषय के लोगों को एकत्रित कर रखा है, भाषा के लोगों को एकत्रित कर रखा है, और ये अपने अनुभव आपस में साझा कर रहे हैं, और इस तरह से कि वो सारे जिले के काम आ सके वो अनुभव। तो यानी हम ऐसे बात कर पाएँ कि साहब मैं उस पाठ को किस तरह से क्लास के सामने प्रस्तुत करता हूँ, दूसरा किस तरह से करता है, तीसरा किस तरह से करता है। यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक अध्यापक को ही पता है कि उसे कक्षा कक्ष में क्या करना है। क्या करना है इस मामले में कि वो अपने छात्रों को सबसे बेहतर जानता है। तो एक तो हम एक चीज़ कह रहे थे कि हर छात्र जो है वो अनोखा है, अनूठा है, यूनिक है, और हर छात्र के हिसाब से शिक्षण पद्धतियाँ विकसित होनी चाहिए। यानी हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा पता है कि आर्थिक समस्याओं के चलते हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने किया है, जैसे हमारे जो गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, तो एक उनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि शांति निकेतन या विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसे हम आज जानते हैं, कि वो एक ऐसे व्यक्ति की संकल्पना है जो खुद स्कूल नहीं गया। अब यहाँ पे ऐसे लगता है कि वो स्कूल नहीं गया तो इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं जी, वो इतना समृद्ध आदमी था, उसका परिवार इतना समृद्ध था कि उन्होंने अध्यापक घर पे रखे। तो पता चलता है कि अंग्रेजी पढ़ाने अंग्रेज आ रहा है, फ्रेंच पढ़ाने,
कोई फ्रांसीसी रखा हुआ है, गणित पढ़ाने के लिए एक अलग विशेषज्ञ रखे हुए हैं। तो यानी वो घर में थे और टीचर आते थे पढ़ाने। तो अगर किसी दिन हमारा देश इतना समृद्ध होता कि हमारे हर बच्चे को ये मौका मिलता कि हम बच्चे के हिसाब से पढ़ा पाते, तो वैसा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जब हमारे जो कक्षा कक्ष हैं वो सामूहिक कक्षा कक्ष हैं। तो यानी हम 40, 50, 60 बच्चों को एक कक्षा में इकट्ठा करते हैं और फिर हम अपना एक विशेषज्ञ अध्यापक रखते हैं इस व्यवस्था में, और वो उन 50-60 को जब पढ़ा रहा होता है तो एक जनरलाइज्ड वे में पढ़ा रहा होता है। तो यानी कक्षा कक्ष में मोटे मोटे रूप से, वैसे तो हर बच्चा अनूठा, लेकिन मोटे मोटे रूप से हम फिर 3 लेवल की बात करते हैं कि कक्षा कक्ष में मान लीजिए एक थोड़ा धीमा सीखने वाले हैं, एक मध्यम स्तर के लोग बच्चे हैं, और एक कुछ ऐसे हैं जो तेजी से सीखते हैं। तो हम अपने अध्यापक से ये उम्मीद करते हैं कि वो जो मीडियोकर है, मध्यम स्तर वाले लेवल पे शिक्षण चलाए और एक क्लास को कॉमन एक जैसा मान करके उसमें बातचीत कर रहा हो। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हमने अपने बच्चों को जान लिया है, एक टीचर कक्षा 1 से और कक्षा 5 तक अपने बच्चों को बहुत ठीक ठाक से जान रहा है, मैं नहीं जान सकता, SCERT भी नहीं जान सकता, NCERT भी नहीं जान सकता। आप अपने बच्चे को जितना बेहतर तरीके से जानते हैं, आप में से कई ने उसे ना हाथ पकड़ के AIE से लिखना सिखाया है, और आज उसको आप 4वीं और 5वीं तक भेजा है, जहाँ पे वो अपनी मर्जी से चीज़ें लिख लेता है, अपने विचार व्यक्त कर लेता है, अपने एप्लीकेशंस और वो तमाम चीज़ें जो उसको आप करवाते हैं वो कर लेता है। ये कमाल बात है। या उसी तरह जो लोग हमारे माध्यमिक में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास 6ठी में बच्चा ऐसा आया हो कि वो बहुत ठीक ठाक से पढ़ना नहीं जानता था, और आज आप उसको उंगली पकड़ के 10वीं, 11वीं, 12वीं तक ले गए हैं। तो फिर उस बच्चे को जितना अच्छा आप जानते हैं और उस बच्चे को पढ़ाने के तरीकों से जितना आप वाकिफ होंगे, उतना हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे SCERT हो, NCERT हो, कोई भी हो, वो उतना बेहतर उस बच्चे को नहीं जानते हैं। तो उस बच्चे के साथ क्या करना है वो आपको बेहतरीन तरीके से पता है, उस पर भी हम उस तरह से बातचीत नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं इन किताबों के संबंध में। मैंने अपने सामने आज पुरानी किताबों का एक ढेर रखा है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि हम 1 से और 5 तक तो शायद अब हम इन्हीं को पढ़ा रहे हैं जो रिमझिम वाली किताब चल रही है। आप में से कोई भी जवाब दे देंगे, यही पढ़ा रहे हैं या SCERT अलग पढ़ा रहे हैं? इसी को पढ़ा रहे हैं। दूसरा, हम 6, 7, 8 के लेवल पे शायद को पढ़ा रहे हैं, बसंत, बाकी 1, 2, 3 इसी को पढ़ा रहे हैं, या राज्य SCERT वाली किताब को पढ़ा रहे हैं? बसंत पढ़ा रहे हैं। अब इसी को पढ़ाने लग गए। बीच में पहले SCERT अपना पढ़ा रहा था। जब हम 9वीं 10वीं में जाते हैं तो हम क्षितिज और कृतिका पढ़ा रहे हैं, और जब हम 11वीं 12वीं में हैं तो हम आरोह और वितान पढ़ा रहे हैं। संस्कृत को मैं फिलहाल साइड में रख रहा हूँ, उस पर अलग से बात करेंगे। संस्कृत वाला जो हिस्सा है 9वीं से और 12वीं तक, यहाँ पे जब हम इन किताबों के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो जैसे प्रारंभिक शिक्षा में, प्राथमिक में हमारे पास जो अध्यापक हैं, और अक्सर हम DRG वाले समूह में केवल भाषा वाले अध्यापकों को, यानी जिनका भाषा में स्पेशलाइजेशन है, उन अध्यापकों को बुला रहे होते हैं। लेकिन प्राइमरी में इस तरह का है कि हो सकता है कि MSc मैथ्स वाले गुरुजी को हिंदी पढ़ानी पड़ रही हो, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि MA हिंदी वाले हमारे गुरुजी को गणित पढ़ानी पड़ रही है। तो प्राइमरी में तो हमारे पास ऑलराउंडर टाइप के टीचर्स हैं, वो सबसे कमाल है। अगर पूरी शिक्षा व्यवस्था में देखा जाए तो हमारे सबसे कमाल अध्यापक वो हैं जो प्रारंभिक शिक्षा में काम कर रहे हैं। और एक तरह से जहाँ पे अब मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे सबसे कम, मतलब मुझे केवल अपना विषय जानने की ज़रूरत होती है, उसके बाद मुझे इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान जोड़ घटाना न भी आता हो तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले बात तो मतलब सलाम, मैं अब जाके ज़्यादा महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में हूँ उसमें BA और MA की 5 कक्षाएँ हैं और मैं अकेला अध्यापक हूँ। अभी कोई और आए हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं अकेला था। जब मुझे 5 कक्षाओं के 24 प्रश्न पत्र अकेले चलाने पड़ रहे थे,
तो तब मैं ज़्यादा समझ पा रहा था कि ये तो फिर भी हिंदी है, वहाँ तो 5 कक्षाएं और उनके कई विषय एक हमारे अध्यापक वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो ये उनकी वाली। अब इन किताबों के संबंध में पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप में से किसी के बच्चे अगल-बगल के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हों, या मतलब जो हमारे राज्य के नहीं है किताब, तो आपको पता चलेगा कि हम तो 9 और 10 में ना इनको पढ़ा रहे हैं, क्षितिज और कृतिका। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के आ पाठ्यक्रम के लिए, कोर्स ए, आ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। और सेम मामला मेरी बेटी आजकल कक्षा 9 में चली गई है, और वो इस समय, अब हमारे 8th तक तो हमारे स्कूलों में थी राज्य के, लेकिन इस समय वो एक CBSE से एफिलेटेड स्कूल में है, और वो कक्षा 9 में ये पढ़ती है, स्पर्श और संचयन। हम पढ़ रहे हैं क्षितिज और कृतिका, और ये पढ़ रहे हैं स्पर्श और संचयन। इस पे मैंने पहले भी बात की और मैं फिर से बात कर रहा हूँ। NCERT के पास 2 पाठ्यक्रम थे, एक था हिंदी आ और एक था हिंदी बा। इनमें से जो हिंदी आ पाठ्यक्रम था वो हिंदी भाषी राज्यों के लिए डिजाइन किया गया था, और जो हिंदी बा पाठ्यक्रम था वो उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों के लिए डिजाइन किया गया था। गड़बड़ ये हुई है कि हमारा राज्य सरकारी स्कूलों में उस वाले कोर्स को पढ़ा रहा है जो NCERT के हिसाब से उन राज्यों के लिए विकसित किया गया है जिनके लिए हिंदी द्वितीय भाषा है, जिनको हिंदी केवल काम चलाऊ सीखनी है। इसकी समस्याएं ये आ रही हैं कि कभी कभी जब मैं BA फर्स्ट ईयर में जाके रीतिकाल भक्तिकाल बोलने लगता हूँ तो मेरा बच्चा बोलता है कि ये क्या होता है गुरुजी, क्योंकि उसने पिछले 4 साल कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक हिंदी का मतलब ये समझा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसे संदर्भ सहित व्याख्या करना नहीं आता है। और ये टीचर्स वाली समस्या नहीं है, ये समस्या है कि हमने एक गलत कोर्स पकड़ लिया है। अब फिर बात यह है कि अगर हमारा अध्यापक कक्ष में है तो वो इस गलत वाली किताब का सही उपयोग कैसे करे, ये हम इस मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं मुख्य रूप से। तो किताबों के संदर्भीकरण पे बात होती है। मैं फिर से एक और चीज बात करता हूँ। NCERT जब किताबें बना रहा होता है तो NCERT के विचार में केंद्र में जो होता है वो केंद्रीय विद्यालय होता है। केंद्रीय विद्यालय की संकल्पना जब की थी, मैं एक और अच्छी सी बात है, मैं जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज का नाम भक्तदर्शन जी के नाम पे है। भक्तदर्शन जी के बारे में जरूर से इस विषय पे बात करते हुए बात करना जरूरी है। भक्तदर्शन जी सन पहले चुनाव यानी दिसंबर जनवरी 1952 से लेकर के और 1972 तक केंद्र सरकार में पौड़ी से सांसद रहे, और वो 1963 से लेकर के और 1971 तक सुनाई दे रहा हूँ मैं? हेलो, आवाज आ रही है सर? सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो वो जो है 63 से लेकर के और 71 तक पहले जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भारत में केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना करना उन्हीं का कंसेप्ट है। उन्होंने ही भारत में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की, उन्होंने ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना भी की। तो भक्तदर्शन जी ने जो केंद्रीय विद्यालयों की संकल्पना दी थी, उसका कारण ये था कि भारत में केंद्र सरकार का कर्मचारी पूरे देश में ट्रांसफर होता है। तो पता चलता है कि वो अभी नौकरी कर रहा था उत्तर प्रदेश में, थोड़ी देर बाद 6 महीने बाद उसका ट्रांसफर हो गया कर्नाटक में। जब वो कर्नाटक में जाता है तो कर्नाटक में स्कूलों का माध्यम 8वीं तक कन्नड़ होता था। तो पता चला उसके बच्चों को वहां जाकर के स्कूल ही नहीं मिल रहा है। तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी ट्रांसफरेबल जॉब्स में हैं, जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हम समझते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का मतलब अच्छा विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय एक मजबूरी के कारण खोले गए विद्यालय थे।
कि केंद्र सरकार का कर्मचारी भारत में कहीं भी ट्रांसफर हो और जब वो अपने बच्चे लेके साथ जाए तो उसको वहां अपनी मीडियम का स्कूल मिल जाए। जहां जिस मीडियम में वो दिल्ली पढ़ रहा होगा उसी मीडियम में अंडमान निकोबार चला जाए, उसी में जम्मू कश्मीर चला जाए, उसी में उत्तराखंड आ जाए, कहीं भी चला जाए। ये केंद्रीय विद्यालयों का कंसेप्ट था। लेकिन और तब क्या होगा, जब हम पूरे भारत के लिए एक ऐसे केंद्रीय विद्यालय की संकल्पना कर रहे होंगे तो हम ये चाहेंगे कि उस केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस है ना वो कुछ जनरलाइज्ड सामान्य टाइप का हो, जो सब चला ले, जिसको दक्षिण भारत वाला भी चला ले, उत्तर भारत वाला भी चला ले, पूर्व का भी चला ले, पश्चिम का भी चला ले। हमने इधर ये समझ लिया कि इन स्कूलों का मतलब अच्छे स्कूल है। ये बड़ी हमारे साथ विडंबना हुई है कि हमने ये समझ लिया है कि जिस स्कूल में हम हैं वो खराब स्कूल, और जिस स्कूल को सीबीएसई चलाएगा वो बढ़िया स्कूल। और इस चक्कर में हमने उनकी किताबें अपने यहाँ लागू की हैं। तो जब हमने उनकी किताबें अपने यहाँ लागू की हैं तो उन्होंने तो वो किताब दिल्ली किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते वाले बच्चे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की है। अगर हमारा एससीईआरटी किताब डिजाइन करता है तो वो हमारे गांव के बच्चे को और अपने बच्चे के पूर्व ज्ञान, उसके सामाजिक स्थिति, उसके आसपास का भूगोल, उसकी जरूरतों को देखते हुए डिजाइन करता है। ये जो किताब डिजाइन की है इन्होंने, ये किताब डिजाइन की है, आप समझिए कि केंद्रीय विद्यालय जेएनयू, केंद्रीय विद्यालय वैशाली और केंद्रीय विद्यालय कोई उड़ीसा का, उन सबको कॉमन डिजाइन कर रखा है ये। अब ये किताब हमारे बच्चे के कैसे काम में आए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। कि पता चलता है कि आप कक्षा में जिस कविता को या जिस कहानी को पढ़ा रहे हैं, उस कहानी या उस कविता का जो माहौल है, उस माहौल से आपका बच्चा परिचित है ही नहीं। भाषा के अध्यापक के साथ, पहले तो सभी अध्यापकों के साथ और भाषा के अध्यापक के साथ विशेष रूप से, एक चीज है कि आपको अगर किसी कहानी या किसी कविता को बच्चों को पढ़ाना होता है तो आपको ना क्लासरूम में एक तिलिस्मी माहौल क्रिएट करना पड़ता है, एक नकली माहौल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप चमक उठी सन 57 में आप उस कविता को पढ़ा रहे हो, रानी लक्ष्मीबाई वाली को, तो आपको वो 1857 वाला माहौल बनाना पड़ता है पहले क्लासरूम में। कविता तो बाद में आएगी। पहले आपको एक तरह से बच्चों को उनके वर्तमान से हटा के, उनके अपने माहौल से हटा के, वो जहाँ पे रह रहे हैं उस सारी व्यवस्था से हटा के आप क्लासरूम के भीतर एक 1857 क्रिएट करते हैं। आप पहला आज़ादी का जो हमारा आंदोलन है उसको क्रिएट करते हैं। आप बताते हैं कि लक्ष्मीबाई कौन है, आप बताते हैं कि लक्ष्मीबाई के आसपास अन्य लोग कौन है, ये तलवार क्यों चमकानी पड़ रही है। और जब वो इस पूरे माहौल में रच बस जाता है बच्चा, तब आप कविता को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो यही है कि हम अलग अलग लेवल पे इन किताबों के साथ, एक तो इन किताबों का स्थानीय संदर्भीकरण कैसे करें, यानी इनमें अगर वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों के परिवेश से हमारा बच्चा परिचित नहीं है, तो हम अपने बच्चे को उस माहौल के और उस कविता के अनुकूल कैसे करें। एक उस कविता की शब्दावली जो है उससे बच्चे को कैसे जोड़ें, और फिर कुल मिलाकर के उस क्लास की ज़रूरतों के हिसाब से इस कविता को, किसी कविता को कैसे पढ़ाएं। तो इसको मैं ऐसे कहता हूं कि अगर आप एक ही दोहे को, अगर आप एक ही दोहे को, मान लीजिए आप कबीर के एक ही दोहे को कक्षा 3 से पढ़ाना शुरू करते हैं और सेम दोहा आप 3 में पढ़ा रहे हैं, फिर उसी दोहे को आप 6 में पढ़ा रहे हैं, सेम दोहे को आप 9वीं में पढ़ा रहे हैं, फिर सेम दोहे को किसी दिन आप 11वीं में पढ़ा रहे हैं और सेम दोहे को आप किसी दिन ग्रेजुएशन लेवल पे कहीं पढ़ा रहे हैं, तो दोहा वही है, पढ़ाने में अंतर हो जाएगा। और ये पढ़ाने में जो अंतर है वो दो स्थितियों से होगा। बड़ा तो ये कि उस बच्चे की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए जब हम अपने विषय पे आते हैं आज के, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि विभिन्न शिक्षण स्तरों पे कविता को पढ़ाना, इसीलिए मैं फिर से एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि शिक्षण उतना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है जितना हम उसे समझ लेते हैं। जैसे मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि जब हर कोई क्लासरूम में जाके बोलते हैं कि साहब आज वो अधिकारी आए, इवन गैर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी आए और उन्होंने क्लास में जाके क्लास को पढ़ाया,
तो व्यवस्था कभी भी नहीं पूछती उन साहब से कि क्या आप पढ़ाने के लिए ट्रेंड हैं, क्या आप पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं। हो सकता है आप प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है आप बहुत बड़े हों, लेकिन क्या आपने कक्षा 5 की क्लास को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है, या कक्षा 9 की क्लास को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है, या कोई भी आकर के उस क्लास को पढ़ा सकता है। तो भारत में हमने कई बार ऐसा समझ लिया है कि पढ़ाना ऐसा काम है जो स्पेशलाइजेशन जैसा काम, उसके लिए विशिष्ट व्यक्ति की जरूरत नहीं है, कोई भी आएगा और कोई भी आके पढ़ा लेगा। ये बड़ा भ्रम है हमारे यहाँ व्यवस्था में। ऐसा अन्य चीजों में नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता होगा कि कोई अधिकारी हॉस्पिटल जाए और ऑपरेशन थिएटर में घुसे और डॉक्टर से बोले कि इधर आओ, 2 टाँके मुझे भी मारने हैं क्योंकि मैं साहब हूँ, लेकिन वो कक्ष में आकर के पढ़ाने में बड़े उत्सुक हैं। इसका मतलब हमने पढ़ाने को ऐसे समझ रखा है कि ये ऐसा वाला काम है जिसको कोई भी कर सकता है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। और फिर स्कूलों में कविता या हिंदी जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए तो ऐसे होता है, जब मैं इंटरमीडिएट कॉलेज में था और कभी टाइम टेबल बांट रहे थे, तो अगर हिंदी के अध्यापक के पास ज़्यादा काम है, और तब हम बोलते हैं कि यार क्योंकि इनके पास ज़्यादा काम है, हिंदी भी पढ़ानी है संस्कृत भी पढ़ानी है, तो कौन 6 को हिंदी कौन पढ़ाएगा। तो सामने से बयान आता था कि कोई भी पढ़ा लेगा, वहाँ तो जाके कहानी ही तो पढ़नी है या जाके कविता ही तो पढ़नी है। तो इसका मतलब नंबर 1 पे तो हमने पढ़ाने को एक ऐसा काम समझ लिया है जिसे कोई भी कर सकता है। जैसे आप भी अक्सर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना बगल में बीएससी में पढ़ रहे होते, किसी भी बच्चे को बुला लेते हो, या अगर आपको अपने प्राइमरी के छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, तो आप मोहल्ले के किसी भी जिसके ठीक नंबर होंगे ऐसे किसी बच्चे को बुलाते हो, बोलते हो मेरे बच्चों को पढ़ा दे। इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है। एक क्लास में जाके एक किताब को खोल के उसको सामने पढ़ देना मौखिक रूप से, उस पाठ के आखिर में जो सवाल है उनको हल कर देना, हम समझ रहे हैं कि ये है पढ़ाना। लेकिन इस समूह में जो बैठे हुए लोग हैं उनको तो पता है कि पढ़ाना बड़ा स्किलफुल और एक दूसरी तरह का बड़ा ही कौशलपूर्ण काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर ये इतना आसान काम होता तो शायद हमें इस तरह के समूहों को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें इस तरह के ट्रेनिंग्स की और प्रशिक्षणों की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब सबसे मेन बात ये है कि जो लोग ये बोलें कि साहब हम तो भाषा के अध्यापक नहीं हैं और हमें भाषा पढ़ानी पड़ रही है, उन लोगों के लिए एक और संदेश है। अक्सर हमारे डाइट में साथी हैं सुबोध जी और आदरणीय तिवारी जी थे, अब नहीं रहे, उनको भी याद करता हूँ, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। हम लोग दिल्ली एक प्रशिक्षण में थे और वहाँ पे एक बात हो रही थी कि वो ट्रेनर थी एनसीईआरटी की कोई, जो हॉल में आई और उन्होंने पूछा कि इस कमरे में भाषा के अध्यापक कौन कौन। तो 4-5 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, 30-35 लोगों में से 4-5 ने हाथ खड़े किए। तो उन्होंने कहा बस 4-5 ही हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। तो उनका दूसरा सवाल था कि बाकी लोग बिना भाषा के कैसे पढ़ा लेते हो भाई। तो फिर बात यह है कि एवरी टीचर इज ए लैंग्वेज टीचर फर्स्ट। हर अध्यापक मूलतः भाषा का ही अध्यापक होता है। वो गणित पढ़ा रहा हो, वो विज्ञान पढ़ा रहा हो, वो इतिहास पढ़ा रहा हो, वो अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हो, असल में वो भाषा में ही काम कर रहा होता है। तो बिना भाषा के तो शिक्षण हो ही नहीं रहा है, किसी भी विषय का हो। तो इसलिए ये वाला सवाल तो ख़त्म कर देना चाहिए कि मैं भाषा का अध्यापक हूँ या नहीं हूँ। अगर कोई कभी बोले कि मैं भाषा का अध्यापक नहीं हूँ तो उससे ये बोलना चाहिए कि अब इसी वाक्य को बिना भाषा के बोल दो। तो भाषा महत्वपूर्ण तो है ही है स्कूल के अंदर। अब बात आती है कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ाएं। तो मैं कुछ एक कविताओं के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे मैं पहले 11वीं से शुरू करता हूँ, हम नीचे को चलेंगे। 11वीं में एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक कविता होती थी, जो लोग जानते हों, जो पढ़ा रहे हो या जिन्होंने पढ़ाया हो वहाँ पे, या जिन्होंने वो किताब देखी हो। ये हमारा जो आरोह वाली किताब है, उस किताब में एक कविता है अक्क महादेवी। कंसेप्ट ये है कि कुछ भारतीय भाषाओं के कवि भी पढ़ाए जाएं,
जो पढ़ाए जा रहे हैं हमारे हिंदी वाले वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा तो वहाँ पे 3 या 4 कवि हमारे पास 11वीं 12वीं में वो हैं जो हिंदी से इतर भाषाओं के हैं। उनमें एक संथाल से पढ़ाई जाती है, संथाली भाषा की, एक पढ़ाए जाते हैं गुजराती के कवि, एक पढ़ाई जाती हैं अक्क महादेवी जो कन्नड़ कवित्री हैं वो पढ़ाई जाती हैं, उर्दू से पढ़ाए जाते हैं फिराक गोरखपुरी, और पंजाबी से पढ़ाए जाते हैं पाश 11वीं और 12वीं के दौरान। मैं इसमें से उस पाठ पे बात करना चाह रहा हूँ जो अक्क महादेवी वाला। अक्क महादेवी कन्नड़ कवित्री हैं और ये वीर शैव आंदोलन की एक साधिका हैं। वीर शैव आंदोलन में जो संत हैं उनमें से एक है। तो जब हम इस कविता को कक्षा 11 में पढ़ा रहे हों और वहाँ पे एक अच्छी सी कविता है उनकी, शैव होते हैं वीर शैव आंदोलन के लोग, उनकी एक कविता है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि मैं मांगू तो कोई न दे, मैं एक थीम बोल रहा हूँ, और अगर कोई दे तो जैसे ही मैं उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाऊं तो वो चीज़ नीचे गिर जाए, और अगर मैं उसे उठाने के लिए झुकूं तो कोई कुत्ता आए और उसे झपट के ले जाए। इस कविता का वो जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो सामान्य तौर पे हमारे जो पढ़ाने के तरीके हो रखे हैं वो बड़े पारंपरिक टाइप के हो रखे हैं। पारंपरिक मतलब हम आज भी ये पढ़ाते हैं कि साहब एक पहले आदर्श पाठ करेंगे गुरुजी, फिर उसके बाद छात्र अनुकरण पाठ करेंगे, उसके बाद गुरुजी छात्र की कमियां निकालेंगे, कुछ शब्दार्थ कराएंगे, थोड़ा सा भाव बता देंगे, थोड़ा भाषा के बारे में कवि के बारे में बात कर देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है इस चीज़ को धीरे धीरे बदलने की ज़रूरत है। जब हम शुरुआत में हिंदी को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे जब हम गढ़वाली ही थे, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं थी, हम उसी में काम कर रहे थे, तो हमारे लिए हिंदी बिल्कुल अजनबी भाषा थी और हम हिंदी को कुछ कुछ वैसे ही पढ़ रहे होते थे जैसे हम आज अंग्रेजी को पढ़ रहे होते हैं। आज ऐसा नहीं है। हमें हिंदी को अपने इलाकों में पढ़ते पढ़ते 3-4 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। अब हमें हिंदी को पढ़ने के तरीके और प्रथम भाषा को पढ़ने के तरीकों पे बात करनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूर मैं इस समूह से ये बात करूँगा कि एक बात तो जब हम किसी भी स्तर पे कविता को पढ़ने की बात कर रहे हैं तो समूह या हर अध्यापक हमारा वो जरूर से ना वो जो लर्निंग आउटकम्स हैं, सीखने के प्रतिफल, उनको देख लें कि कक्षा 8 में इस बच्चे से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये बच्चा क्या जानेगा, और वो जो जानेगा उसमें हमें तब सहायक होना है कि हम उसको जानने में मददगार हो सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये बात है। और अब तो जब मैं आज बोल रहा हूँ 2022 में, तो लर्निंग आउटकम्स को 5 साल हो चुके हैं। लर्निंग आउटकम्स एक तरह से कम आप जिन कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, अगर आप 3 कक्षाओं को पढ़ाते हैं या 2 कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो आप लर्निंग आउटकम्स बाय हार्ट हो जानी चाहिए, मुखस्त हो जानी चाहिए। मैं कक्षा 4 में पढ़ाता हूँ और कक्षा 4 में सीखने के प्रतिफल ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, क्योंकि ये वो उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख के मुझे क्लासरूम में घुसना है और जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख के मुझे अपने विषय पे बात करनी है। लर्निंग आउटकम्स के बारे में ठीक वैसे ही खूब सारी बात हुई जैसे NCF 2005 के बारे में हुई। बावजूद लर्निंग मतलब वो जो NCF 2005 है, मुश्किल से कुछ एक लोगों ने उसके पूरे पेज, मतलब वो 1 से लेकर के और 180-82 पेज जितने भी थे, मुश्किल से ही किसी ने पढ़े होंगे। सेम मामला लर्निंग आउटकम्स के साथ हुआ कि हमारे पास 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम सीखने के उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि सीखने के उद्देश्य का मतलब क्या है और लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या है। और इसलिए मैं फिर से इस समूह के माध्यम से भी, और क्योंकि इस समूह के सभी लोग अपने विकास खंडों में अक्सर मास्टर ट्रेनर होते हैं, इस समूह में हमारे जितने भी सम्मानित साथी हैं वो सब के सब अपने विकास खंडों में पढ़ा रहे होते हैं अगले ट्रेनिंग्स में, और कम से कम इस जनवरी फरवरी मार्च तक तो खूब सारा। लर्निंग आउटकम्स जब तक अध्यापक को न पता हो, कम से कम 1 से 8वीं तक के, जब तक उसको न पता हो,
वो पढ़ाई नहीं समझता है, फिर वो मजाक कर रहा है पढ़ाने के साथ। अगर हमने ये निश्चित कर रखा है कि कक्षा 5 में मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और जिस दिन उसको मैं 5वीं का सर्टिफिकेट दूंगा, उसको 1 2 3 4 5 6 जितने उस क्लास के लर्निंग आउटकम है ये आ जाने चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है कहीं। तो इसमें इसको देख लें। अब मैं फिर से आता हूँ अपनी कविता पे, अक्क महादेवी। अगर मुझे अक्क महादेवी वाली कविता को पढ़ाना है तो मुझे 3 चीजें तो जरूर देखनी पड़ेंगी। भाषा तो होगा ही होगा, भाषा के साथ जो उसके हिस्से छंद वंद ये तो होंगे ही होंगे, भाषा शब्दार्थ होगा, भावार्थ होगा, वो तो होगा ही होगा। लेकिन इस कविता को तब तक कभी नहीं समझा जा सकता जब तक हम दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को नहीं समझते हैं, जब तक हम अक्क महादेवी कौन है ये नहीं समझते हैं। हमें अक्क महादेवी को समझना होगा। हमें वो पहले तो हमें तमिलनाडु वाला वो संगम युग वाला इतिहास ढूंढना पड़ेगा कि संगम युग जहाँ से वो जो अब हम भक्ति द्रविड़ उपजी वाली बात करते हैं ना कि भक्ति दक्षिण भारत में शुरू होती है, तो हमें दक्षिण भारत में भक्ति की जड़ों को पहचानना होगा। वो आलवार और जो नयनार आंदोलन है उनके संबंध में जानना होगा। हम ये बोल रहे हैं इसको आप बच्चे को जनवाएं, बच्चे को बताएं, ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है ना कि साहब मुझे तो कक्षा 11 में पढ़ना है, कौन सा एमए हिंदी थोड़ी करा रहा हूँ मैं एक चीज बता दूं कि हमारे सारे के सारे आदरणीय गुरुजन इस बात से तो सहमत होंगे ना कि किसी क्लास में जितना पढ़ाया जाना चाहिए उससे कम तो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए की बात है। जितना पढ़ाना जरूरी है उससे कम नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ा दिया तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर उसको जरूरत से ज्यादा आ गया तो ऐसा थोड़ी ना है कि तब लास्ट दिन मतलब पीसी वाले दिन आधा ज्ञान वापस करके जाएगा, ये नहीं करेगा। तो इसलिए दूसरी बात यह है, मेरा सीखने का स्तर अध्यापक के तौर पे मेरा या हमारे किसी भी अध्यापक का सीखने का स्तर और जो क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा है उसके सीखने के स्तर में अंतर होगा ना। हो सकता है कि मैं क्लासरूम में जब पढ़ता था कक्षा 11 में तो मैं उतना अच्छा छात्र नहीं था जितना अच्छा मेरा बच्चा है कक्षा 11 में बैठा हुआ। मेरे बच्चे को, उस स्टूडेंट को मेरे हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे को कम किया जाना चाहिए, वैसे कितना लेना है वो मर्जी है। वो पट बना उनको ना इसको अधिकतम संभावनाएं दे रहे वो बहुत सारा जान जाए। तो जैसे जब हम अक्क महादेवी वाली कविता को पढ़ा रहे हैं तो हमें वीर शैव आंदोलन पढ़ाना ही होगा। सीधे नहीं चलेगा कि साहब एक आधा पेज का परिचय है कि अक्क महादेवी दक्षिण भारत की कवियत्री है, वो बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री है और उनका ये कन्नड़ में पाठ है जिसको हमने हिंदी में अनुवाद कर रखा है और आइए कविता को पढ़ते हैं। इतने से काम नहीं चलने वाला है। अक्क महादेवी है कौन ये जानना पड़ेगा, और जब हम अक्क महादेवी को जानेंगे तो हमें ठीक वैसे ही जानना पड़ेगा जैसे जब हम मीरा को जानते हैं। अक्क महादेवी को जानने के लिए हमें फिर स्त्री विमर्श पे बात करनी पड़ेगी। अक्क महादेवी एक ऐसी साधक हैं, एक ऐसी संत हैं। मीरा ने तो यही बोला ना कि मेरे पति हैं और मुझे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अक्क महादेवी उससे भी एक कदम आगे जाती है। अक्क महादेवी ने अपने वस्त्र भी त्याग दिए। अक्क महादेवी कुछ कुछ वैसी हो गई जैसे हमारे वर्धमान महावीर होते हैं जैन धर्म वाले। आज ने जब अक्क महादेवी का विरोध किया होगा तो उस जमाने में आज से लगभग 1500 साल पहले, पौने 2000 साल पहले वो स्त्री अपने कपड़े भी छोड़ देती है। उसने कहा लो नहीं मानती मैं तुम्हारा। इससे बड़े विद्रोह इतने बड़े हमें आज लगता है कि स्त्री आज आधुनिक हुई है, नहीं। मीरा के जैसी आधुनिक स्त्री हमारे पास दुनिया में आज भी उपलब्ध नहीं है। अक्क महादेवी जैसी आधुनिक स्त्री हमारे पास आज भी उपलब्ध नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज से 2500 साल पहले पैदा हुआ सुकरात हम सबसे एडवांस आदमी था, हम सबसे आधुनिक आदमी था। आधुनिकता था सन 2022 या सन 2019 या सन 1800, 1700, 1500 से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज डेट में भी पुराना आदमी हो सकता हूँ और कोई व्यक्ति सन मुझसे ज्यादा आधुनिक हो सकता है। अक्क महादेवी को पढ़ाते हुए अगर हमने स्त्री विमर्श की बात नहीं की, अगर हमने उसकी विचारधारा के संबंध में बच्चों को नहीं समझाया तो फिर उस पाठ तो इतना सा है। मैं कुछ बोल तो रहा हूँ कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर,
मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि मैं मांगूं और कोई दे भी नहीं, और कोई देने को हाथ बढ़ाए तो वो उसके हाथ से गिर जाए नीचे, और मैं उसे उठाने को झुकूं तो कोई कुत्ता आए और उसे झपट के ले जाए। ये है कविता। हम दो चीजों को नहीं समझेंगे, एक तो भक्ति को और एक ये बोल क्या रही है। असल में ये बोलना चाह रही है कि जब मैं भीख मांग रही हूँ तो मेरी उम्मीद अभी देने वाले पे है, अभी परमात्मा पे नहीं है। जब मैं किसी से उधार मांगता हूँ तो मैं भगवान को पे थोड़ी जा रहा हूँ, अभी तो मेरी उम्मीद उस पे है कि दे देगा। अभी मेरी भगवान से बड़ा वो हो गया। अब वो ये बोल रही है कि कोई मांगू तो कोई दे भी नहीं। मेरी समझ में कम से कम ये तो आ जाएगा कि देना होगा तो तू ही देगा। इसे कहते हैं बिल्कुल पूरा समर्पण ईश्वर के प्रति। देना होगा तो तू देगा, कोई और दे ही नहीं सकता तेरी मर्जी के बिना। और कोई देना भी चाहे कभी तो मुझे लगे कि अच्छा अब तो ये दे रहा है, तो मैं उसे लेने को उठाऊं, हाथ बढ़ाऊं तो वो नीचे गिर जाए। फिर वो दूसरी बात हो रही है कि तब भी मुझे लग रहा है कि अच्छा अब मिलने ही वाला है, वहां पे भी वो नीचे गिर जाए। मेरी समझ में तब तो आए कम से कम कि देगा तो तू ही देगा। और फिर अगर वो नीचे गिरा तो अभी भी मेरी समझ में नहीं आया, मैं फिर उसको लेने को झुकूंगी कि मैं उसे उठा लूं नीचे से। अभी उम्मीद है उस खाने पे, नीचे गिरा हुआ है, अभी भी परमात्मा पे नहीं है, तो मैं उसे लेने को झुकूंगी, अभी कुत्ता आके झपट के ले जाए। लेकिन आखिर में मेरी समझ में ये आ जाए, तेरी मर्जी नहीं होगी तो कोई देगा भी नहीं मांग के, तेरी मर्जी नहीं होगी तो कोई देगा तो भी मुझे नहीं मिलेगा, तेरी मर्जी नहीं होगी तो मेरे हाथ में आया आया भी जमीन पे गिर जाएगा, और तेरी मर्जी नहीं होगी मैं उसे जमीन से उठाना चाहूं तब भी उसे कोई झपट के ले जाएगा। कमाल कविता है। वो प्रार्थना कर रही है कि मुझे इतना निरीह बना दो कि मुझे ये समझ में आ जाए हो तो हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। दो बार ये मैसेज क्लासरूम, ये मैसेज पहले अध्यापक न पकड़ पाए, इस मैसेज को वो बच्चे तक न पहुंचा पाए, मर गई ना, में पढ़ाई ही नहीं गई। हमारी जितनी भी किताबें हैं, अगर वो चित्रा की गाइड आती है और वो मास्टर माइंड गाइड आती है, आप उस गाइड का शब्दार उस गाइड का में देखा आपने, और वो जो मास्टर माइंड टाइप की किताबें आती है, आश वाली कविता को देखता था सबसे खतरनाक, उस कविता को उस किताब में देखना। आश की कविता को तब तक कक्षा कक्ष में नहीं पढ़ाया जा सकता जब तक आप पंजाब के खालिस्तान आंदोलन को नहीं समझते हैं, जब तक आप पंजाब के आतंकवाद को, जो 80s का आतंकवाद पंजाब ने देखा, अगर आप उस आंदोलन को, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अध्यापक को तो लगातार पढ़ना ही पड़ेगा, ये वाला तो चलेगा ही नहीं। एमए हो गया और बात खत्म, अब तो नौकरी लग गई, अब जाकर के उनको कविता के शब्दार्थ ही तो कराने। हम अवतार सिंह संधू पाश की कविताओं को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम भगत सिंह को नहीं समझते, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, जब तक हम पंजाब के का जो आंदोलन है उसको नहीं समझते, तब समझ में आएगा। नहीं तो हमारी कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब वो बोल रहा है कि सबसे खतरनाक रात वो होती है जहाँ मौत जो है चौखट पे चिपक जाती है वाला, और सबसे खतरनाक रात वो होती है जिसमें किसी के घर के सारे लोगों को चांदनी रात में मारा गया हो, किसी पूनम की रात को, और उसके बाद हर बार जितनी बार वो पूनम पूर्णिमा आती होगी ना, उतनी बार उस आदमी के लिए तो वो दृश्य याद आता होगा ना, जो उसने अपने घर के लोगों को आतंकवादियों के सामने मरते हुए देखा था। जब तक हम खालिस्तान के आंदोलन को नहीं पढ़ेंगे और जब तक हम दूसरा पंजाबी कल्चर को उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम उस पास की कविता को कभी भी नहीं पढ़ा पाएंगे। हम पढ़ाते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर से एक बार हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या, अच्छा दूसरा, अक्सर हम उस अर्थ पे चिपक गए हैं जो चित्रा वाली गाइड में लिखा हुआ है या मास्टर माइंड में, तो वो बिल्कुल ही मतलब थर्ड ग्रेड के उससे भी खराब अर्थ है कविता का जो उन गाइड्स में लिखा हुआ है। क्योंकि गाइड लिखने वाले जितने भी मेरठ और आगरा में गाइड लिख रहे हैं, उनको हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने से थोड़ी ना मतलब है, उन्हें पैसे कमाने से मतलब है। उनका तो ऐसे होता है कि गुरुजी
मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे संदेश कि गुरुजी फलानी यूनिवर्सिटी या फलाने कॉलेज में नया कोर्स लग रहा है, आप हमें इन टॉपिक पे लिख के दे दो। तो उन्हें लपेटा इधर उधर से, कॉपी पेस्ट, तो गाइड बन के आ जाती है पैसा कमाने के लिए। उस गाइड से काम नहीं होगा मतलब भाषा के अध्यापकों के मामले में। तो मैंने 11वीं से तो इन दो कविताओं पे बात की, जैसे पाश वाली कविता पे और अक महादेवी वाली कविता पे। उसी तरह मैंने यहाँ पे कक्षा 9 और 10 की किताबें रखी है। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सब पे बात हो जाए, हालांकि हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबके लिए समान रूप से काम आएंगी। मेरे पास क्षितिज है कक्षा 10 की, और मैं इसमें दो कविताओं को फिर से यहाँ देखूंगा। एक कन्यादान है ऋतुराज की कविता, और एक कविता है पे भी बात हो सकती थी, देव पे बात हो सकती है, या नागार्जुन पे बात हो सकती है, दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की कविता। मैंने भक्तदर्शन जी का जिक्र किया, मैं फिर से नागार्जुन का कर रहा हूँ। नागार्जुन बरसों प्रवास में जहरी खाल आते रहे जहां मैं हूँ। हमारे कॉलेज में एक पूरा रूम नागार्जुन कक्ष नाम से है, और वो एक वैसा संगोष्ठी कक्ष है। नागार्जुन जी वहाँ पे हमारे यहाँ एक वाचस्पति जी थे हिंदी के गुरु जी, उनके अच्छे जानने वाले थे, और लगभग 15-20 साल तक हर गर्मी की छुट्टियों में नागार्जुन जहरी खाल होते थे। नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन भी आधुनिक कबीर जैसे लोगों में है। नागार्जुन उन लोगों में है जो कबीर के बाद निराला में दिखते हैं, और निराला का अगला स्टेप है नागार्जुन। नागार्जुन को जब हम पढ़ रहे हैं, यह दंतुरित मुस्कान, तो बच्चे की समझ में एक चीज बहुत अच्छे से डाली जा सकती है। जैसे बाप ना बच्चे के लिए अजनबी जैसा होता है, और कम से कम प्रवासी बाप जो पैसे कमाने के लिए कहीं और गया हो। तो हम आर्थिक व्यवस्था, पलायन, और हमें मजबूरी में जो, और अधिकतर पुरुषों को जो घर छोड़ करके नौकरी के लिए कहीं और रहना पड़ता, अब तो सभी रहते हैं खैर, पर सामान्य तौर पे जिस जमाने की वो कविता है उसमें पुरुष ही जाते थे ज्यादातर। तो यानी एक पिता है जो घर का सारा व्यवस्था, घर की आर्थिक रीढ़ है, लेकिन क्योंकि वो घर में ही रहता तो उसका बच्चा उसे पहचानता ही नहीं है। ये वाला जो इमोशन है, अगर हम कक्षा कक्ष में इस इमोशन को पकड़ पाए, कविता के शब्दार्थ और उसके साथ हो, अगर हम इसको समझ पाए कि नागार्जुन का बच्चा नागार्जुन को पहचान क्यों नहीं रहा है, ये समस्या क्या और जगह भी आती है। सामान्य तौर पे उन सभी के साथ आती है, उन सभी बच्चों के साथ जिनके पिता पैसा कमाने के लिए या घर की आर्थिक मजबूरियों के चलते प्रवास में होते हैं। तो फिर पता चलता है कि पिता तो साल में 1 या 2 बार आता है, तो बच्चा हो गया 3 साल का, 4 साल का, और उसने अपने बच्चे को केवल पिता को 4 बार 5 बार देखा है। तो वो जो इमोशन है, अगर हम उसे इस कविता में छू पाए तो कविता सफल होती है। नहीं तो फिर कविता वैसी हो जाती है जैसे आपने इतिहास का एक पैराग्राफ क्लास में पढ़ा और उसको समझा दिया। कविता असल में समझाने की चीज है ही नहीं। पद्य शिक्षण पे जब मिश्रा सर ने बोला कि बात करनी है, तो पहली बात तो ये समझ में आ जाए कि कविता प्रोज की तरह या सामान्य टेक्स्ट की तरह पढ़ने लायक चीज है ही नहीं। अगर कविता को पढ़ाते हुए हम बच्चे के भीतर, बच्चे के मन के तार नहीं छू पाए, तो फिर गड़बड़ हो रही है, और ये फिर सारे स्तरों पे एक साथ लागू होगा। मुझे ध्यान आ रहा है किसी जमाने में जब मैं पढ़ रहा था एमए में, डीएवी में, तो कनक शुक्ला मैडम हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती थी डीएवी में, और वो अक्सर एक चीज बोलती थी कि जब हम लखनऊ में पढ़ रहे थे कॉन्वेंट में, छोटे बच्चे थे, ब्रिटिश पीरियड था, आखिरी अंग्रेजों का, तो बोले कॉन्वेंट में पढ़ते थे, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाती थी वो कोई अंग्रेज मैडम थी, और अंग्रेज मैडम बोला जब क्लास में कविता पढ़ाती थी तो उसका पहला काम ये होता था कि तुम सब आंख बंद करो, और वो हमसे आंख बंद करती थी, फिर करवाती थी, और फिर वो क्लास के आगे कविता को गाती थी। मतलब पढ़ना लिखना बाद में होगा, सुनो पहले इस कविता को। फिर वो कविता को गा के सुनाती थी बोला, और उसके बाद पढ़ाना बाद में होता था अलग से। तो सामान्य तौर पे कविता शिक्षण के तो तरीके यही है कि अगर हमारी कविता गेय है,
गाने योग्य है, जैसे रसखान जैसे जो छंद है गाए जाने चाहिए। तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, मतलब तो ये बात तो पक्की सी बात है कि अगर आप साहित्य जैसे विषय के अध्यापक हैं तो आपको हल्का सा अ, ठीक है, बहुत अच्छे सिंगर नहीं होंगे आप, पर आप रसखान के सवैयों को तो थोड़ा लय में गा ही सकते हैं, गाया जा सकता है। और वो जो अच्छा दूसरा, अब जिस तरह की कविताएं इकट्ठा की हैं इन्होंने शुरुआती कक्षाओं में, जैसे मुझे ध्यान आता है कि मैंने आज अपने बेटे से पूछा जो कक्षा 6 में है, मैंने उससे पूछा कि तेरे पास पांचवी में कौन सी कविताएं हैं, तो उसने नाम बता दिए दो तीन, लेकिन उसे याद नहीं थी। जब हम पढ़ रहे होते थे तो मुझे आज भी याद है पांचवी की चार पांच कविताएं अभी भी याद होंगी, कक्षा 4 की भी चार पांच कविताएं याद होंगी। ये उस तरह की थी, और एक तो कविताएं ही इस तरह की थी, दूसरा दूसरा हमारे शायद टीचर्स भी लय के साथ और प्रॉपरली पूरे आनंद मजे के साथ उन्हें हमें पढ़ाते थे, गवाते भी थे, पूरी पूरी क्लास गा रही होती थी कविता को। अब स्कूल से कविता को जोर से गा के गुनगुना के चिल्लाने की आवाजें नहीं आती है। मैं यहाँ पे जहाँ रह रहा हूँ वहां से भी 2 मकान छोड़ करके एक प्राथमिक विद्यालय है, कोटद्वार का प्राथमिक विद्यालय नंबर 4। वहां से मुझे नहीं सुनाई देते जोर जोर से कि पहाड़ों की आवाजें आ रही हो या कविता गाने गीत की कक्षा 5 की कविताएं गा रहे हो बच्चे, नहीं हो रहा है। इसका मतलब पढ़ाने के तरीकों में गड़बड़ हो रही है कुछ, नहीं तो बच्चे को याद होती कुछ कविताएं, गाने की तरह तो याद होती, अर्थवर्थ चाहे नहीं भी आ रहा होता। तो एक तो ये नागार्जुन की कविता की बात करते हैं, एक दो और चीजों की बात होती है इसमें। एक ऋतुराज की कविता है कन्यादान, वो जबरदस्त संदेश वाली कविता है। मेरे ख्याल से अगर कक्षा 10 में लड़कियों को वो कविता सही से पढ़ा दी गई हो तो बहुत सारी लड़कियों की जान बचा देंगे आप। कन्यादान कविता का जब ये लाइन जब होती है ना कि तुम लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये जबरदस्त लाइन है। ये इस तरह की बात है कि मतलब आप स्त्री रहोगी, आप में स्त्री के गुण रहेंगे। सामान्य तौर पे हो क्या रहा है हमारे यहाँ अब लड़कियां ना पुरुष जैसी होती जा रही हैं। नौकरियों में तो ये और ज्यादा होता है क्योंकि वो पुरुषों के कार्य क्षेत्र में है। तो जो जो अच्छे गुण हम उम्मीद करते थे कि स्त्रियों में है, उस तरह के गुण कम होते जा रहे। उस वो कविता ये बोलती है कि तुम स्त्री रहना लेकिन स्त्री जैसी दिखाई मत देना, यानी भीतर से तुम में वो जो स्त्री में ऊंची भावनाएं कीमती भावनाएं हैं वो तुम में होंगी, वो सारे इमोशंस होंगे, लेकिन तुम बाहर से ऐसे दिखोगी कि कोई तुम्हारा जो है दुरुपयोग ना कर पाए, कोई तुम्हारा फायदा ना उठा पाए। तो इस कविता को अगर किसी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा हो और अच्छे से पढ़ाया गया, मैं इस कविता को तो मैं पढ़ना भी चाहूंगा यहाँ पे 3-4 लाइन आज की, मैं इसी में देख रहा हूँ 49 पेज नंबर 49 पे है कविता। ये देखिए कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं। ये दहेज हत्याओं वाले पे जा रही है लाइन, ध्यान रखना। ससुराल में जब लड़की होती है ना, बोला वो जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं। जलने के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो जला दिया जाना दहेज हत्या, और दूसरा जो आदमी जो लड़की जीवन के कष्टों के सामने कमजोर होके खुद भी तो जल जाएगी, खुद भी आत्महत्या कर सकती है। तो ना वो खुद जलने के लिए तैयार रहना, न कोई तुम्हें जला पाए, दोनों संदेश है उस लाइन में। ध्यान रखना कि आग रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं। और इसमें अगली लाइन और जबरदस्त है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जैसे ना हमने लगातार भारत में बोला ना कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमने कहा जी तुझे देवी कहेंगे, बस तुझे मूर्ति की तरह चुप रहना पड़ेगा। कंडीशन ये है, हम देवी की तरह पूजा करेंगे, तुम्हें मूर्ति की तरह रहना पड़ेगा। सिंपल। जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया हमने कहा ऐसे थोड़ी बोलती है देवी, अरे लुकावे ठीक करो देवी को। तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो
सामान्य आभूषणों से खुश न हो जाने का संदेश दिया जा रहा है। अगर ये कविता प्रॉपरली केवल शब्द अर्थ और कक्षा 10 में नंबर लाने के लिए न पढ़ाई जा रही हो, ये कविता रियलिटी में पढ़ाई जा रही हो, सचमुच में पढ़ाई जा रही हो, तो ये कमाल कविता। बाकी तो मैं थोड़ी ना बता पाऊंगा आप सबको कि आप कैसे पढ़ाओगे। आप हमारे इस ग्रुप में जितने लोग होंगे ना, अगर 100 लोग होंगे तो 100 कलाकार हैं हमारे पास, 100 तरीके से पढ़ा सकते हैं ये, और एक से एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। और बात ये है कि तब मैं इस कविता को पढ़ाने से पहले तैयार होके जाऊंगा। राइटिंग है ही नहीं। कमाल ऐसे जमाने में है जब आपके पास आईसीटी है, आपके पास इंटरनेट है। अब इस कविता के ही 50 वर्जन मिल जाएंगे, इसके 50 व्याख्याएं मिल जाएंगी, आपको खूब सारे मैटर मिल जाएगा इसका। क्या हम वैसा कर रहे हैं, या हम ऐसे सोचते कि चलो जाना है और आज ऋतुराज करे माइक पढ़ानी, ऑफ कर पहले दीजिए ऋतुराज अपना। का जीवन परिचय पढ़ाना है, फिर ये कविता पढ़ लेनी है। और पढ़ाने का तरीका क्या होता है, मैं अक्सर बोलता हूँ, पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि मैं जाऊंगा क्लासरूम में, फिर बोलता हूँ कि हाँ भाई पीछे वाला खड़ा हो और पढ़, वो पढ़ता है 5-7 मिनट वो पढ़ता है, फिर अगले 5-7 में उसकी बेइज्जती करता हूँ जहाँ जहाँ उसने खराब खराब पढ़ा। और फिर ऐसा दूसरा बच्चा, फिर ऐसा तीसरा बच्चा। क्या हम कविता को के साथ न्याय कर रहे हैं, इस पे एक बार आप लोगों को फिर से विचार करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए भी नहीं, पर आपको इस संदेश को पहुंचाना भी तो है। डीआरजी वाले समूह से तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये समूह इस संदेश को और आगे लेकर के जा रहे होंगे, अदरवाइज वही वाली चीज होती है। मैं आज सुबह भी यही बात कर रहा था कि आप भाषा के अध्यापक होते हैं तो अक्सर ये होता है कि साहब कोई चिट्ठी आई तो इसका जवाब भी आप बना दीजिए, 15 अगस्त आया तो भाषण भी आप दे दीजिए, मॉर्निंग में अच्छा विचार भी आप सुना दीजिए, सब कुछ आप कर दीजिए, और आखिर में ये भी होगा कि हिंदी तो कोई भी पढ़ा देगा यार, उसको पढ़ाने की जरूरत क्या है। हम अगर अपने विषय को कक्षा के भीतर डाइल्यूट कर रहे हैं तो दूसरे के लिए भी वो महत्वपूर्ण विषय होता ही नहीं। सामान्य तौर पे बहुत सारे आप ही के साथ के अन्य विषय वाले लोगों का विचार ये होता होगा कि अरे यार हिंदी पढ़ाना भी कुछ पढ़ाना होता है, जाकर के वहाँ पे कबीर के दोहे तो बोल देने। अगर आप इसको बहुत सही तरीके से, और आप ना जितना इंटरनेट पे भाषा के लोगों के लिए मटेरियल है, साहित्य और भाषा का जितना मटेरियल है, इतना अन्य विषयों का उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट पे छपते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है, वहाँ बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसी पे फिर से एक 9th वाले उस पार्ट पे आऊंगा जहाँ पे लता मंगेशकर के बारे में बात कर रहे हैं। लता मंगेशकर पे एक पार्ट है शायद 9th, और कुमार गंधर्व का है शायद, मैं सही बोल रहा हूँ, इधर ही देखना पड़ेगा मुझे। कुमार गंधर्व का है, किसका है, या अपू के साथ 2.5 साल। अगर आपने उस पिक्चर को नहीं देखा है, जैसे मैं तो कम से कम ये सवाल तो मैं जरूर करना चाहूँगा कि अगर इस समय मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि लगभग 90-92 लोग समूह में जुड़े हुए हैं, उम्मीद की जाती है कि इन 90-92 लोगों में से अधिकतर लोग भाषा के लोग होंगे। उनमें से शायद 25-30 एक लोग वो भी होंगे जो अपू के साथ 2.5 साल पाठ को पढ़ा रहे होंगे, जो है पथेर पांचाली फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सत्यजीत राय का अपना संस्मरणात्मक एक लेख है। अपू पथेर पांचाली में ना एक 5-6 साल का छोटा बच्चा है एक्टर। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि जब तक किसी ने वो फिल्म न देखी हो तब तक आप उस पाठ को पढ़ा ही नहीं सकते। और मैं इसमें से समूह में से जो लोग उस पाठ को पढ़ाते हैं, मैं उनसे एक बार अपने भीतर देखने के लिए ये जरूर कहूँगा, कभी कभी खराब भी बोल देता हूँ, कि क्या आपने वो फिल्म देखी है, और अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप किस दम पे क्लासरूम में उस पाठ को पढ़ाते हैं। क्योंकि वो पाठ तो पूरी फिल्म पे ही बात कर रही है ना। वो ये बोल रही है कि आपने ट्रेन वाला सीन देखा है। अब आपने अगर ट्रेन वाला सीन नहीं देखा है
फिर हम पढ़ाते क्या हैं वहाँ क्लास में। सेम मामला इसी तरह से उस 9th की जो आखिरी कविता है, शायद 9th की है 10th की है, संगतकार, मंगलेश डबराल की कविता है संगतकार। उसमें सुरों की बात होती है, या लता मंगेशकर वाले पाठ में सुरों की बात होती है। तब तब हम बोलते हैं कि साहब वो तो तार सप्तक में अच्छा गाती है, कि लता मंगेशकर के लिए कहीं पे बात हो रही है कि लता मंगेशकर तार सप्तक में गाती है। तो अगर अध्यापक संगीत के सप्तकों के बारे में बच्चे को नहीं बताता तो फिर बच्चे को थोड़ी ना पता कि तार सप्तक होता क्या है। तो इसका मतलब तो, और जब जब हम वो बोल रहा है कि साहब वो षडज में गाता है, संगतकार वो जो मुख्य गायक है उसका स्वर जब षडज में जाता है तो शायद फिर तो हमें तो सारे गामा पाधानी सा वालों के पूरे नाम क्लास को बताने पड़ेंगे कि सारे गामा पाधानी सा जो सप्तक है, इस सप्तक में जो सा है वो क्या है, जो रे है वो ऋषभ है, ये जो है वो ये है, पा पंचम है, पंचम स्वर का मतलब क्या है। तो इसका मतलब थोड़ा सा संगीत का भी स्टडी करके और तब कविता में जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा काम। फिर तो हम अनुमान से काम चला रहे होंगे। जैसे अपू वाली जो वो है लेख, उस लेख के मामले में भी अगर मैंने अगर मैंने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म के दृश्यों की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि साहब वो फिल्म में आपने वो दृश्य देखा है जहाँ पे मिठाई वाला मिठाई बेचने आता है और फिर एक गरीब बच्चे जो है उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि साहब कोई मिठाई खरीदेगा और हम देखेंगे, फिर वो खरीदने वाला मिठाई खाएगा तो ना हम रस फील करेंगे, टेस्ट फील करेंगे। बनाए, लेकिन इस दृश्य को आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, मैंने फिल्म देखी है, मुझे आंखों के सामने लग रहा है वो सीन कि वो डोंगी जैसा ना, जैसे डोंगी वैसी जो हमारे श्रवण कुमार नहीं ले जाते थे डंडे में माता पिता, तो उस तरह की एक डोंगी है जिसमें गांव में मिठाई वाला जा रहा है, एक पलड़े में दोनों में उसने मिठाइयां रखी हैं, कंधे पे रख के वो फेरी लगा रहा है, बच्चे उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या इस सीन को बिना फिल्म देखे इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और उसके बावजूद हम उसको 2006 से पढ़ा रहे हैं उस पाठ को, मतलब बिना फिल्म देखे वो पाठ 2006 से 16 साल से पढ़ाया जा रहा है। मैं दावा कर सकता हूँ इस मामले में। हम अपने राज्य में पूछे, अगर हमारे राज्य में जो है 1000 अध्यापक कक्षा 11 में उस पाठ को पढ़ा रहे होंगे तो उन 1000 में से कितनों ने वो फिल्म देख ली होगी। कविता को पढ़ने से पहले और किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले ये तैयारियां अध्यापक को करनी पड़ेंगी। अब ये ज़्यादा बड़ी डिमांड करती हैं किताबें आपसे। इसके बाद मैं 9-10 पे बात कर ली है, मैं कक्षा 8 की एक किताब को पकड़ रहा हूँ फिर से यहाँ पे, बसंत। हालांकि मैंने बसंत क्लास में नहीं पढ़ाई, हम जब पढ़ा रहे थे तब हम राज्य वाली SCERT वाली किताब को पढ़ा रहे थे, खूब सारे साल पढ़ाया मैंने। तो इसमें भी जैसे मैं यहीं से कविता को पकड़ता हूँ। अनिशा इधर आना, बोतल में मत लगाओ, कहाँ गए? आम एक किसान, ये जो रहीम के दोहे हैं, कक्षा 11 नंबर, कक्षा 7 की किताब है ये, और इसमें रहीम के दोहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए इसी कविता पे बात कर लेता हूँ, एक ही सिंपली सीधे ही बात कर रहा हूँ मैं भी, जैसे किताब खोल के। असल में एक गड़बड़ ये है कि 21 तारीख को हमारे कॉलेज का वो है 50 साल स्वर्ण जयंती समारोह, तो उसमें लगे हुए हैं। मैं रहीम के दोहे को बात करता हूँ। रहीम को किसी भी क्लास में पढ़ाने से पहले अकबर बताया जाना चाहिए, वो अकबर के नवरत्न बताए जाने चाहिए, तब बात आनी चाहिए अब्दुल रहीम खान खाना पे। हल्का भक्ति आंदोलन, चाहे वो कक्षा 7 भी है, हम मान रहे हैं कि कक्षा 7 है तो बहुत ज़्यादा उसको भक्ति आंदोलन के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रहीम को पढ़ाते हुए हमने ये नहीं बताया कि साहब रहीम और या रस खान को पढ़ाते हुए कि ये वो लोग हैं जिनसे भारतीयता झलकती है, ऐसे मुसलमान, वहाँ एक लाइन नहीं थी कि ऐसे मुसलमानन पे कोटी हिंदू वारिये वाला,
ये हमारे पास ऐसे मुसलमान हैं जिन पे करोड़ों हिंदू निछावर किए जा सकते हैं, रसखान जैसा कृष्ण भक्त नहीं मिलेगा। तो अगर भारत को पकड़ना है, भारत को समझाना है, भारत को एक रखना है, तो भाषा का अध्यापक ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। हमारे पास रसखान है, रहीम है, थोड़ा और बड़ी क्लास में जाते हैं तो हमारे पास जायसी जैसे लोग हैं और तमाम लोग हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ देखो तो भारत ऐसा है जहाँ पे रसखान भी गाएगा और कृष्ण के गीत गाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना नाम का मुसलमान इतने अच्छे हमें ये चीजें देगा। तो अगर हम देखिए यहाँ जितना इस पाठ में है, अगर इस किताब को देखें हम, तो इस किताब में ले दे करके कविता वाले हिस्से को देखता हूं मैं, तो पता चलेगा कि पूरी ही किताब ये 145 पेज की है। अब अगर हम इस किताब को में से अभ्यास हटा दें तो आपको निकलेंगे इसमें से 70-75 पन्ने। उन 70-75 पन्नों में से भी चित्र वित्र ये सब हटा दें तो हमारे पास किताबें बहुत पतली सी बनती हैं। संस्कृत की किताबों को देखना, वो जो 30 नंबर की संस्कृत सुबोधिनी और संस्कृत प्रबोधिनी किताब आ रही है, तो 8.5 पेज की किताब है। आप एक दिन जरा उस किताब में से केवल टेक्स्ट हटाएं, शब्दार्थ उपदार्थ प्रश्न उत्तर हटा दें, आपको 8.5 पेज निकल के आएंगे। अगर मुझे 8.5 पेज 140 दिन में और 120 दिन में पढ़ने को दिए हैं तो इसका मतलब पूरी उम्मीद मुझ पे है, अध्यापक पे। सारी उम्मीद आप पे है, 8.5 पेज से कुछ नहीं होता। जो कुछ है आप ही है मालिक उस बच्चे के। आप उसको कमाल तैयार कर सकते हैं। ये किताब केवल एक सहारा है कुछ पर, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि बस इसके पाठ 1 से और यहाँ तक पूरा कर देना है तो ठीक। तो मैं फिर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस कविता पे आ जाता हूँ कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बिंबों के कवि हैं। चाहे ये किताब कक्षा 7 का पाठ हो, लेकिन जब तक हम बिंब की इमेज पे, इमेजिनेशन पे और बिंब बनाने की क्षमता, और हम बच्चे को ना आंख बंद करके, ये कविता आंख बंद करके ही पढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैं बोल रहा था कि वो टीचर गाती थी और बच्चों से बोलती थी आंख बंद करो। बच्चे को बात समझानी है और फिर बोलना है कि आंख बंद करके सोच तो क्या हो रहा है ये, कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। हम तो जिस माहौल में उत्तरकाशी में बच्चे को बोल रहे कि आंख बंद कर और उस नदी को इमेजिन कर जो 2 पहाड़ है, 2 घुटने जैसे, और उसके बीच में से नदी निकल के आ रही। अगर हमने वो बिंबात्मकता, ध्यान रहे, अगर हमने इस कविता को पढ़ाते हुए बच्चे की काल्पनिकता बढ़ा दी, कल्पना क्षमता बढ़ा दी, तो वो कल्पना क्षमता ना रीजनिंग में काम आएगी, वो कल्पना क्षमता गणित पढ़ने में काम आएगी। विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैंने अपने बच्चे को कक्ष में बैठ करके आंख बंद करके सोचना सिखा दिया ना कि देख पूरा चित्र बनाना है दिमाग में कैसे लग रहा है, और फिर उस बच्चे को बोले कि अच्छा तू ही वर्णन कर, तो हो सकता है कि कविता खत्म होते होते हम 2-3 कवि तैयार कर दें वहां। लेकिन हमारे लिए ये हो रखा है कि हम इसका पाठ को पढ़ रहे हैं, उसके बाद पीछे के शब्दार्थ पढ़ रहे हैं, उसके बाद बच्चे से बोल रहे हैं कि शब्द और अर्थ कॉपी में लिख के आ जा, उसके बाद कविता के पीछे इवन जो कविता से आगे वाला हिस्सा, भाषा की बात और कविता से आगे, हर पाठ के पीछे जो सवाल है ना उसमें 3-4 हिस्से हैं। जैसे कविता से आगे अनुमान और कल्पना, भाषा की बात। तो हम कविता को पढ़ रहे हैं, शब्दार्थ बता रहे हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर कर दे रहे हैं, तो कहानी खत्म हो जा रही है। जबकि इसके बाद के हिस्सों पे बात होनी थी और बहुत अच्छी बात होनी थी मतलब, लेकिन इन पे अक्सर बात हो ही नहीं रही है। और 6, 7, 8 में तो और ख़राब, इंटर कॉलेज में तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में स्कूलों में भी गया हूँ। वो एक 6, 7, 8 की तो ना सारे विषयों की मिली जुली गाइड आती थी, बाल भारती ऐसे कुछ, तो पता चलता है उसमें सब कुछ है, बस बच्चा घर जाता है और उससे कॉपी में उतार के ले आता है। इस तरह की बात होती जा रही है लगातार। तो
इन कविताओं को किस तरह से इस तरह से पढ़ा जाए, यही हमारा मुद्दा था। मतलब ये केवल ये था कि आप लोग आपस में डिस्कस कर लें। इस समूह का एक डीआरजी ग्रुप बनता है, एक व्हाट्सएप समूह बनता है, 3-4 लोग उसमें आप अपना आइडिया तो शेयर कर सकते हैं ना। जरूर एक आदमी को एक कविता पे स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि मैं इस कविता को ऐसे पढ़ाता हूँ, कि आप बाकी लोग बताएं आप लोग इसको क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं। तो फिर ना आइडिया शेयर होंगे। और इतने सारे अगर डीआरजी में 50 लोग होंगे तो 50 आइडिया जाएंगे। चलिए आपकी कविता से संबंधित मान लीजिए 10 ही लोग होंगे तो 10 आइडिया तो आएंगे। एक बोलेंगे कि मैं तो साहब इसमें किसी पाठ में मैं तो इसमें क्लास में जो है बच्चों का ग्रुप बना के उनसे एक्टिंग जैसा करवाता हूँ। कोई दूसरा बोल सकता है कि मुझे तो इसमें इंटरनेट पे इतना अच्छा मैटर मिला है। हो सकता है किसी कविता को आपको इंटरनेट पे यूट्यूब में गाया हुआ मिल जाए, आप बोलोगे मैं उसको दिखा देता हूँ। तो आपके पास आइडिया होंगे और ये आइडिया क्लासरूम में जब इम्प्लीमेंट होंगे तो आप उस कविता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। कविताओं के साथ एक चीज और गड़बड़ होती है। कविता के लिए कहते हैं ना कि कविता शब्दों में नहीं होती, वो शब्दों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं ना, लाइनों के और शब्दों के बीच में, वहां पे कविता छुपी रहती है। तो फिर उसको निकालना पड़ता है, जैसे निचोड़ के, जैसे ना फल से नींबू से रस निकालते हैं उस तरह से। तो हो सकता है कि किसी कविता को तत्काल पढ़ के मेरी पकड़ में नहीं आई बात, लेकिन मेरे साथी की आ गई तो मैंने समूह में शेयर कर दिया। पूछने में क्या हर्ज हो सकता है? न पूछना बुराई हो सकती है, पूछने में कुछ समस्या नहीं है। मुझे लगे कि यार मेरी पकड़ में इस कविता की ये लाइन नहीं आ रही है, कृपया समूह से कोई इसको बता दे, तो 2-3 आइडिया मिलेंगे, आपका अपना आइडिया भी होगा। और आपका तो उद्देश्य ये है ना कि आप अपने बच्चे के लिए अधिकतम उपयोगी हो जाए, किसी भी तरह से सूचना कहीं से भी आए, किसी से भी आए। और समस्या ये है कि एक तो डिग्रियों से हम और भारी 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 और वैसे हो जाते हैं, गरिष्ठ, गुरु से गरिष्ठ हो जाते हैं। हम हमसे उम्मीद की थी कि गुरु हो जाएं और हम हो जाते हैं गरिष्ठ, पचने में कठिन। डिग्रियां हमें भारी बना देती हैं। तो एक अगर हमारे लोग प्यारे से अध्यापक हो जाए, जैसे मैं कल बच्चे से पूछ रहा था कि एक फिर कक्षा 4 की किताब है रिमझिम, शायद इसी को पढ़ा रहे होंगे। तो छोटे बच्चों की किताबें जबरदस्त कल्पनाशीलता से भरी हुई कविताएं होती हैं। तो कई बार तो हम अर्थ बताने के बजाय अगर हमारी क्लास में 5-7 बच्चे हैं और हम उनको बोले कि इस कविता को सुनो और इस कविता से तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है, तो आपको कई बार पता चलेगा कि ये ठीक वैसा ही होता है ना, जैसे आसमान में बादल देख रहे होते हैं तो वो हम बोलते हैं देखो उसमें घोड़ा दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। कविता भी कुछ कुछ ऐसे ही होती है। तो अगर मैं अपने क्लासरूम में, छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने क्लासरूम में शब्दार्थ तो बताने ही बताने जो आपने बताना है, अगर मैं बच्चों को बोलूँ कि इस कविता को पढ़ो, सुनो और आप क्या महसूस कर रहे हो उस पर बात करते हो, तो आपको पता चलेगा किसी दिन कि आपको हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा था बादल में उस तरह का चेहरा जिस तरह का किसी बच्चे ने ला के दे दिया कि मुझे तो इसमें ऐसा लग रहा है। तो अच्छा, भाषा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य भी यही तो है ना कि हम भाषा नाम के इस टूल को, भाषा एक जो औजार है जिससे हम काम करते हैं, गणित सीखना, विज्ञान सीखना, दुनियादारी, खरीदारी, पूरे जीवन भर के जितने भी कार्य व्यापार हैं भाषा के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगर मैं भाषा के उपयोग में बहुत दक्ष हो गया हूं तो मैं इन सारी चीजों को बहुत सहजता से कर पाऊंगा। तो भाषा के लिए एक और चीज है, कई बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए इतिहास में पूछा गया था कि अकबर कौन था और बच्चे ने गलत सूचना दी, या मान लीजिए हमें पूछा कि कुतुब मीनार के बारे में 10 लाइन लिखो। इतिहास में तो बच्चे ने लिख दिया कि कुतुब मीनार जो है आगरा में है, तो हो सकता है इतिहास के गुरुजी उसको 0 नंबर दें। लेकिन हमारे यहाँ मामला दूसरा है, अगर उसने कुतुब मीनार आगरा में भी लिखी लेकिन उसका लेखन जबरदस्त है, उसने कुतुब मीनार का ऐसा वर्णन कर दिया जैसा आपने सोचा ही नहीं था, तो फिर तो वो तो कमाल आदमी है ना, उसका इतना ही तो ठीक करना है, वो इतिहास वाला कर लेगा ठीक कि कुतुब मीनार कहाँ है। अगर उसने कुतुब मीनार पे गप मारी और कमाल मार दी
तो भाषा तो जान गया है ना वो, कुतुब मीनार को कर लेगा ठीक, इधर रखना है कि उधर रखना है। तो कई बार हम भाषा के अध्यापक कविता के भीतर भी सूचना ही ढूंढ रहे होते हैं। कविता पढ़ाते हुए सूचना उद्देश्य है ही नहीं, भाषा पढ़ाते हुए सूचना उद्देश्य है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन चीज को हम इस तरह से समझ लें बात को। मैंने कुछ चीजें ऐसे भी रखी थी कि मैं आपसे क्या क्या बात करने वाला हूँ, तो इसमें ठीक है ये बात हो गई है। पिछले 5 सालों 6 सालों मैंने जो है आप लोगों के साथ 5 साल लगभग काम किया। मैं उत्तरकाशी को ज़्यादा याद करता हूँ यहाँ जाने के बाद, और मैंने तो ये भी उम्मीद की थी कि मैं DRG में वहीं रहूँगा, आप लोगों के साथ मिलके हम लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो तकनीक को भी धन्यवाद, हमारे वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद कि उनकी वजह से, और जिस तरह से ये भी कहा था मिश्रा सर ने कि ये कि जिलाधिकारी महोदय का आइडिया था कि इस पे और लोग भी जुड़ जाएं DRG के अलावा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा, मैं ये सुझाव भी अलग से बोल भी दूंगा मिश्रा सर को, कि DRG ऑनलाइन तो बीच बीच में जुड़ ही सकता है कि अपने 15 दिन में, महीने में एक दिन एक ऐसा, कुछ लोगों को, बहुत सारे हमारे पास अच्छे अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, कुछ लोगों से खुद ही मांग लिया जाए कि वो किस विषय पे बात कर सकते हैं, वो विषय नोट कर लिए, ऐसे नोट, या हम DRG के और बाकी अध्यापकों से पूछ लें कि वो किस विषय पे जानना चाह रहे हैं, और फिर अपने ही लोगों में से बोल दिया जाए कि साहब इन इन विषयों पे या इन इन कठिन टॉपिक्स पे जानने की इच्छा लोगों की तरफ से आ रही है, आप में से कौन इन विषयों पे बोल सकता है, आप इनमें से कुछ लोग निकल आएंगे, और फिर किसी दिन ऐसे ही एक आधे घंटे का आयोजन कर दिया जाए, इतने लंबे न भी हो तो सिंपली कि साहब आधा घंटा बात करेंगे हम और इस कविता पे बात करेंगे, या किसी दिन 15 मिनट बात करेंगे, 20 मिनट बात करेंगे और इस टॉपिक पे बात होगी जो आप में से ही निकल के आया होगा। DRG इस तरह से तकनीकी का उपयोग करके बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो इस तरह की बात है, ये इतना छोटा मुद्दा भी नहीं है जिसको हम 45 मिनट, 1 घंटा या 1.5 घंटे में निपटाने वाले हैं। हर कविता पे, एक एक कविता पे घंटों बात की जा सकती है। तो मेरा नंबर भी है ही वहाँ पे मिश्रा जी के पास भी, और उत्तरकाशी में तो सभी साथियों के पास है लगभग। उत्तरकाशी के मैं DRG के और अन्य भी सभी समूहों में भी हूँ, हम लोग आपस में वैसे भी बात कर सकते हैं। मैंने इस डिस्कशन के दौरान भी जो बातें की होंगी उन बातों पे भी हम कंटिन्यू बात कर सकते हैं। एक अच्छी बातचीत, एक अच्छे डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको संतुष्ट नहीं करता, बल्कि वो आप में सवाल पैदा करता है। फिर आप जब वो बात ख़त्म हो जाती है उसके बाद उस बात पे सोच रहे होते हैं कि ये क्या बोला, इसका कारण क्या रहा होगा, इस तरह से बात क्यों की गई है, आपने ऐसा क्यों बोला। तो जिन जिन लोगों को इस विषय पे हमसे बात करनी होगी, हम सब बात कर लेंगे। हमें अध्यापकों को खुला रहना चाहिए आपस में, कि एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से अपनी समस्याओं को बांटते रहें, पढ़ाई से संबंधित, अपने बच्चों से संबंधित। हम सब मिल कर के अगर इस जिले की, इस राज्य की, अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए उपयोगी हो सके तो इससे बढ़िया हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। शुभकामनाएं, आप सबको प्रणाम। इस पे जो बातचीत होनी होगी वो हम अलग से कर लेंगे। मैं इस समय जो है बात को फिर मिश्रा सर को दूंगा और हम आगे से इस तरह के डिस्कशन में फिर बात कर रहे होंगे। प्रणाम सबको। धन्यवाद ध्यानी जी। जी सर। डॉक्टर ध्यानी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे एक बहुत ही सरल, सुगम और सहज व्याख्यान दिया, और कविता को देखने, पढ़ने और समझने के एक नए तरीके से हम लोग को अवगत कराया। हमारे शिक्षक साथी जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो समय तो बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न, 1-2 प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। अगर किसी शिक्षक साथी को कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं।
एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, बोल जी सकता हूँ जी फिर से? जी, बोले बोले जी। जी, मैंने ये बोला था कि मैं संस्कृत, क्योंकि प्राइमरी में तो तीनों विषय को पढ़ा रहे होंगे साथ ही, जूनियर में भी, और कभी कभी तो ऐसे भी कि मैं हिंदी का टीचर था धोतरी में, तो मैं कभी कभी 10 को अंग्रेजी भी पढ़ा रहा होता था। जी मैं संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाने वाले साथियों से एक चीज चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्रार्थना उनसे, कि उनके क्लासरूम उस लैंग्वेज में होने चाहिए जिस लैंग्वेज के वो टीचर हैं। अंग्रेजी का क्लासरूम अंग्रेजी में होना चाहिए। हम बोलेंगे बच्चे की समझ में ही नहीं आएगा, आएगा अगर एक से ही शुरू हो जाएगी बात तो, अगर कक्षा एक से ही बात शुरू हो जाएगी ना, आएगा। देखो, अगर मेरी अंग्रेजी की क्लास टेक्स्ट को पढ़ने के अलावा हिंदी में चल रही है, अगर मेरी संस्कृत की क्लास टेक्स्ट को पढ़ने के अलावा हिंदी में चल रही है, तो मेरे बच्चे की हिंदी मजबूत होगी, उसकी संस्कृत और अंग्रेजी नहीं होगी। तो अगर मैं अंग्रेजी चलाऊं तो ठीक है, आज उसकी समझ में नहीं आएगा, पर आज कुछ तो आएगा, 3%, कल 6, परसों 8, और 1 से 12 तक जाते जाते उसको 50%, 60% आ चुका होगा। अदरवाइज अंग्रेजी की गाइड भी और संस्कृत की गाइड भी हिंदी में आ रही है बाजार में, तो अंग्रेजी की क्लास में भी और संस्कृत की क्लास में भी हिंदी मजबूत हो रही है। तो रिक्वेस्ट है, जितना चलाएं उसी भाषा में चलाएं जिसमें है, जिसको जानना होगा उसे वैसे भी नहीं आ रही अंग्रेजी और वैसे भी नहीं आएगी, वैसे में आने की संभावना है कि आप उसी भाषा में चलाएं। एक प्रश्न धीरे है धीरे हो मैडम, जाएगा, पर शुरू करना पड़ेगा हमें। धन्यवाद सर। एक प्रश्न है सर, ध्यान दीजिए, एक प्रश्न है, पूछ लीजिए। यही से हाँ, पूछ लीजिए। हाँ जी सर, प्रणाम नमस्ते। सर। मेरा क्वेश्चन है सर, हिंदी भाषा में शिक्षण के समय जब हम शिक्षण करवाते हैं ना सर, तो उस समय शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर हम किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं सर, जिससे हमारा जो शिक्षण है सर वो और बेहतर बन सके? ये क्वेश्चन है सर मेरा। ठीक है। मतलब इफेक्टिव टीचिंग के लिए। मैंने पहले भी अभी बातचीत के दौरान भी जिक्र किया था, हमारे पास भाषाओं में जितना मैटर उपलब्ध है सहायक सामग्री के रूप में, उतना किसी के पास उपलब्ध नहीं होता। हमारे गणित के अध्यापक के लिए कुछ है ही नहीं, वो इंटरनेट पे भी और कहीं भी जाएगा, कुछ नहीं है। हिंदी के शिक्षण में देखिए, इंटरनेट तो एक सबसे बड़ा और सबसे सुलभ आज, काफी जगह, कुछ एक जगह को छोड़ के जहाँ नहीं होगा, बाकी अधिकतर हो जाता है। और नहीं तो हमारे पास ये चीज तो होती है कि हम संडे को या किसी दिन वहां जाते हैं जहाँ नेटवर्क होता है, हम अपना डाउनलोड करके और उस तरह से ले जा सकते हैं। स्कूलों के पास कंप्यूटर्स हैं, वो सब है। कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा अध्यापक को। अब हो सकता है, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि अब तो अनिवार्य योग्यताओं में 1 साल का कंप्यूटर सीखा हुआ शामिल कर दिया जाना चाहिए अध्यापक के लिए, उसे आना ही चाहिए। एक तो इंटरनेट, और जब मैं इंटरनेट पे बोल रहा हूँ तो देन ऑडियो, विजुअल, वीडियो, टेक्स्ट, जितना कुछ है वहाँ। एक नंबर 2 बात, भाषा के मामले में तो अध्यापक से बड़ा साधन क्या हो सकता है ना। हमारे एक महेंद्र गुरजी हैं, महेंद्र ज्ञानी जी, धुमाकोट इंटर कॉलेज में, आप में से अधिकतर लोगों ने यूट्यूब में धुमाकोट इंटर कॉलेज की प्रार्थनाएं सुन रखी होंगी। और भी कई सारे अध्यापक हैं जो बहुत ठीक ठाक सा काम करते हैं। मैं आप ही के जिले में सुरक्षा भाई हैं हमारे, सुरक्षा रावत जी, जो है कला के टीचर श्रीकाल खाल में, रोज वो जनगीत गवाते रहते हैं बच्चों से। तो हिंदी का टीचर तो अपने आप में ही पूरा का पूरा जो है ना, TLM का खजाना है एक तरह से। ये वो तो ठीक है है। सर, उसके हाँ जी। बावजूद भी सर कहीं लगता है कि हम बेहतर करें अपने आप, तो सर है ही मतलब। अच्छा, वो दूसरा आपके सामने TLM भाषा के मामले में, वो जो सामने बैठा हुआ बच्चों का समूह है ना, उनसे गवाना, उनसे नाटक करना, उन्हीं से बुलवाना, उन्हीं से भाषण कराना, उससे बड़ा TLM क्या मिलेगा भाषा वाले के लिए? तो एक मतलब बहुत मजेदार सी चीजें हैं। भाषा गले में है, बस। जिन जिन के पास गला है, जिन जिन के पास उनके वाद्य यंत्र सही से काम कर रहे हैं, सही से बोल पाते हैं, उनके पास पूरा TLM है अपना। बिल्कुल, थैंक यू सर। ठीक है, नमस्ते। ऐसे ही
आ जाइए। बोल दीजिए सर को प्रणाम। सर प्रणाम। सुरपाल भारती जीआईसी गढ़ुआड़ मिल चुका हूँ सर आपसे। जी जी। हाँ जी, बड़ा सौभाग्य है सर आज आपसे मिलना है। थैंक यू सर, मेरे लिए। हाँ जी, नहीं मुझे भी सर। सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था थोड़ा सा, जी कि जैसे हम कक्ष में, मेरे साथ एक विडम्बना है, मैं जिस भी कॉलेज में रहता हूँ तो पर डे प्रिंसिपल के यहाँ से मुझे चुप कराने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। क्योंकि मेरी आदत हो गई है, मैं जब भी कोई कविता या किसी भी प्रसंग को लेके चलता हूँ तो मेरा ध्यान जो है थोड़ा सा गेय और संगीत की तरफ ज़्यादा चला जाता है। जो मैं बोल ही रहा था। जी सर। तो अमूमन जो है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, कि कोई ना कोई आ जाएगा कि उधर क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ मैं बोलूँ जी सर। सर, तो वो वाली कहावत तो देखनी ही पड़ती है ना कि मेरी आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की नाक शुरू होती है। ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जी सर। और सर जो पुस्तकों की जो बात आपने की ना, उसको कई दिनों से मेरे मन के अंदर चल रहा था कि हमको जो प्रोवाइड की गई है पुस्तक, मुझे लगता नहीं है सर कि वह किताब हमारे परिवेश के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, दो चीजें हैं सर इसमें। हाँ इसमें दो गड़बड़ है। एक जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, और संभवतः इस बीच अगर हम राज्य से बात करेंगे तो ये बात संभल पाएगी। जी पहली समस्या तो ये हुई है कि हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जी सर। वो किताब पढ़ा रहे हैं जो किताब अहिंदी भाषी राज्यों के साथ के लिए विकसित की गई है। जी सर। यानी एनसीईआरटी। अगर आप फिर से जाकर के एक बार गहराई से अपनी किताब को, इसलिए पहले पन्ने से देखनी थी अध्यापकों ने भी, उन्होंने कभी नहीं उठाई ये बात। जी सर। कक्षा 9-10 में दो कोर्स हैं, एक है हिंदी आ और एक है हिंदी बा। जी सर। हम हिंदी आ पढ़ाते हैं जी 9-10 में। जी सर। ठीक है, टेक्निकली हमने हिंदी बा पढ़ाना था। जी। एक वो नीति का मामला है राज्य का। हाँ जी। दूसरा, कक्षा 11 और कक्षा 12 में हिंदी की दो किताबें हैं, जी। एक है हिंदी आधार और दूसरी है हिंदी ऐच्छिक। जी। हिंदी आधार अहिंदी भाषी राज्यों को ध्यान में रख के बनाई गई है, और हिंदी ऐच्छिक जो है वो हिंदी अच्छी वाली हिंदी थी। हमने हिंदी ऐच्छिक पढ़ाना था, हम हिंदी आधार पढ़ा रहे हैं। जी सर। ये समस्या तो उधर है। हाँ सर, बड़े लेवल की। वही ये अच्छा, वो उसके बाद तीसरा जो आपने बोला वो मैं शुरू में बोल चुका था जी। कि किताब केंद्रीय विद्यालय के कक्षा कक्ष को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में नौकरी कौन करते हैं? मतलब केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के स्कूल हैं। वो अलग बात है कि जब एडमिशन फुल नहीं होते तो तब हमें भी दे देते हैं वो। जी सर। सामान्य तौर पे जो उत्तरकाशी का केंद्रीय विद्यालय है ना, वो हमारे लिए नहीं, वो आईटीबीपी और एनएचपीसी वालों के लिए, एनटीपीसी वालों के लिए खुला है। अब वो तो बच्चे कम पढ़ते हैं तो तब वो हमारे भी ले लेते हैं। जी सर। ठीक है, बना उन्हीं के लिए है वो स्कूल। हमें भ्रम हो गया है कि केंद्रीय विद्यालय अच्छा स्कूल होता है। जी सर। और उसके बाद हम 100 इतने प्यारे गुरु जी को इकट्ठा करके यहाँ पे और बोलते हैं कि चलो तुम्हारे स्कूल को केंद्रीय विद्यालय बना देते हैं, वो केंद्र सरकार सीबीएसई को दे देते हैं। हमारे पास कमाल टीचर हैं और वो अपने परिवेश के अनुसार पढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक शब्द था सर जिसे मैं संदर्भीकरण बोल रहा हूँ। जी सर। आपको जो अरुणाचल के संदर्भ की कोई कहानी होगी ना कक्षा 8 में माना, जी। तो उसको अपने संदर्भ में ढालना पड़ेगा। इसी के लिए तो गुरुजी भर्ती किए गए हैं। जी। सीधा सीधा तो बच्चा पढ़ लेता ना, चाहे वो तो किसी भी परिवेश की होती। जी सर। तो हमें इसीलिए तो भर्ती कर रखा है कि हम अरुणाचल वाले परिवेश का संदर्भीकरण कर रहे हैं अपने परिवेश में, और तब बच्चे को पिलाएं। जी। ये तो सर वही वाली बात हो गई ना कि घर जाए तो हम गढ़वाली में बात करना, और क्लास में जाए हम अंग्रेजी में बात करना, और तो बच्चे समझ में करवे हूँ तो। हाँ, तो क्या करें। तो थोड़ा सा सर जैसे आपने जो है भाषा पर जो आपने जो खोज की है, जो आपकी पकड़ है ना सर, जब आप उच्च स्तरीय पर जो है आपका जो है डिबेट होता है ना सर,
तो हमारी इन छोटी छोटी बातों के लिए सर जो है वहाँ पर भी अगर आपकी तरफ से रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बात हमारे जो जो पाठ्यक्रम के निर्माता हैं या जो चूज करते हैं, शायद हम उत्तरकाशी वालों की या मुझ जैसे मोरी वाले की बात कम से कम आपके माध्यम से वहाँ तक तो पहुँचे। ना सर वो सुनेंगे, बल्कि वो तो ना संख्या की बात सुनते हैं जी नहीं, संख्या बल तो सर हम आपके साथ हो जाएंगे। वो समझ की बात नहीं सुनते, वो संख्या की बात सुनते हैं। जी तो सर। हम बहुत सारे जब एक साथ बोलेंगे कि कुछ गड़बड़ है जी सर। तो फिर वो सुनेंगे। जी सर, थैंक यू। लोकतंत्र में संख्या ही सुनी जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ध्यानी को बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान की ओर से, यहाँ जो उपस्थित प्रतिभागी है। एक आपका इतना अधिक प्रभाव है उत्तरकाशी में कि आज 100 के 100 लोग जुड़े हुए हैं मुझ पे भी है सर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि अभी तक इतने लोग कभी भी जुड़े नहीं। 50 जाते आते चूक जाते थे, कितना भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हम कर लें। तो मैं दोनों घाटी का हूँ ना, उधर गंगा मैया है, इधर यमुना बह रही है। हमारे लिए खुशी की बात है कि आपके साथ से आज कम कम हम 100 का टारगेट पूरा कर लिए हैं। और यहाँ तो जो लोग हैं 21-22 लोग हैं वो हैं ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जिसे सरल सहज तरीके से आपने समझाया। और सर, और उम्मीद के साथ जो ग्रुप है ना, उसमें पहले तो अधिकतर लोगों के पास उत्तरकाशी के तो मेरे लोग हैं सर। DRG ग्रुप में जोड़ लेंगे आपको। हाँ, उसमें हूँ ही शायद वैसे मैं, नहीं तो आप जोड़ लेना। जी, उसमें जोड़ कर प्रक्रिया होता रहेगा। तो फिर बातचीत होती रहेगी सर। फिलहाल मुख्यमंत्री का स्वागत पत्रशील थे, फिर भी मैंने जब कॉल किया आपको तो आपने तो स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको ये फोन बंद करके फिर ना प्रेस वाले के पास जाऊंगा फ्लैक्स बैनर बनवाने। बहुत बहुत इसलिए बहुत बहुत आभार आपका इस प्रतिभाग करने का। आपका समय नहीं लूँगा। सभी शिक्षक साथियों आपका को भी सर धन्यवाद। जोड़ने के लिए धन्यवाद, उम्मीद करते हुए कि आपको इससे लाभ हुआ होगा। तो धन्यवाद ध्यानी जी, पुनः आपसे कभी जल्दी ही आपसे फिर ऑनलाइन ही जुड़ेंगे। बाकी सारे उत्तरकाशी का धन्यवाद। और अगर मैं क्या बोल रहा था उसके संबंध में कभी कभी जिज्ञासा होती है और पता नहीं क्या क्या बोल गए ये, कुछ भी बोल देते हैं वाला वो तो मुझसे बात कर सकते हैं सीधे। जी जी, तो ठीक है, धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम के लिए। सभी शांति प्रसाद सर भी दिख रहे हैं उधर। नमस्कार सर।